तो हमने जो ब्लूम का वर्गीकरण में पढ़ा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइको डोमेन। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो है, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। अच्छा, और अफेक्टिव डोमेन का जो है इसके अंतर्गत आता है बच्चों के भावात्मक मनोवृत्ति, उनका पर्सनालिटी वगैरह, चिंतन, थिंकिंग, ये सब चीज़ जो है इनकी ये मजबूत होती है, ये उद्देश्य रहता है। साइकोमीटर में उनका क्रियात्मक पक्ष आता है, उनका शारीरिक क्रियाएं आती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो तीनों उद्देश्य हैं, ये किसने सुझाव दिया है इसके बारे में? इसमें ब्लूम जी ने सुझाव दिए। ब्लूम का वर्गीकरण कहलाया ये, क्योंकि ब्लूम ने क्या सुझाव दिया कि ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण किया गया कि बच्चों को जब शिक्षा दी जा रही है तो एक टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का विकास हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कॉग्निटिव के भी कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एजुकेट करना है बच्चों को। अफेक्टिव के भी कुछ स्टेप बताए गए हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको आगे बढ़ना है, पढ़ाना है बच्चों को। और साइकोमोटर का भी दिया गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे ब्लूम का वर्गीकरण, जिसमें कि पहला वाला है, कौन सा वाला? संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्टेप बताए गए हैं, ये आपके सामने है। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्लूम के द्वारा जो स्टेप बताए गए हैं, पहला है ज्ञान, दूसरा है समझ, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठवां है मूल्यांकन। ये बना हुआ है पिरामिड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि बच्चों को सबसे पहले किसी चीज़ का नॉलेज दिया जाता है, बताया जाता है। तो जैसे कि बच्चे को हमने एक ऐसी चीज़ बताई जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जैसे कोई पुस्तक है, हमने बता दी ये पुस्तक है, तो उसको ज्ञान हो गया कि ये पुस्तक है। जैसे कि हमने कोई इलेक्ट्रिक आइटम पकड़ा, उसको बता दिया कि ये मोबाइल है। जिसने अभी तक मोबाइल देखा नहीं कि कैसा मोबाइल होता है, तो उसको बता दिया ये मोबाइल है। ठीक है, उसको समझ में आ गया मोबाइल है। मतलब ज्ञान का अर्थ क्या है कि जो चीज़ बता दी गई है, जैसे हमने बता दिया कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उसने रट लिया। मतलब एक चीज़ जिसमें समझ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमने बता दिया, उसने रट लिया, तो ये नॉलेज लेवल कहलाता है। ठीक है, इसको हम नॉलेज लेवल बोलते हैं। जब आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता, और तब आपको बताने पर उसका नॉलेज हो जाता है, तो ये होता है नॉलेज लेवल। तो ब्लूम जी ने पहला स्टेप बताया संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव में, सबसे पहले बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, ज्ञान दे दिया, उसको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका अगला स्टेप है, इसका कॉग्निटिव का अगला स्टेप है समझ, जिसे अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं और बोध भी बोलते हैं, बोध होना। अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग में बच्चों को समझाया जाता है। जैसे कि हमने किसी पुस्तक का कोई टॉपिक समझा दिया, उनको समझ में आ गया। जैसे एक मोबाइल का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने उसको बच्चे को मोबाइल दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल है। अब आगे चलकर यहाँ पर इस स्टेप में तो उसको मोबाइल का ज्ञान होगा कि हाँ ये मोबाइल है। अब ये कैसे काम करता है ये सब उसको जानकारी नहीं थी। अगले स्टेप में अंडरस्टैंडिंग में मैंने उसको बताया कि ये मोबाइल है, इसके द्वारा क्या क्या काम होता है, फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कॉल करते हैं। मैंने ये सब चीज़ उसको समझा दी। ठीक है, यहाँ पर उसकी समझ विकसित हो गई। अब यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं। यहाँ मैंने मोबाइल का उदाहरण ले लिया कि मैं उसको मोबाइल के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ उसकी समझ विकसित हो गई, अंडरस्टैंडिंग उसकी आ गई। अगला स्टेप्स होता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना। अब उसने मोबाइल देख लिया, यहाँ पर ज्ञान स्तर पे मोबाइल देख लिया, समझ स्तर पे उसने समझ लिया मोबाइल क्या होता है। अब यहाँ पर वो प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसको समझ में, जब वो ये करेगा मोबाइल का प्रयोग, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसको चीज़ समझ में आ गई है और वो अपने जीवन में लागू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो सकता है। यहाँ हमने मोबाइल लिया है, मोबाइल को अब हमने उसको दिया और उसको बोला कि इसको अनलॉक करके किसी को कॉल करके दिखाओ या फिर फ़ोटो क्लिक करके दिखाओ। तो अगर वो करके दिखा देता है तो इसका मतलब ये है कि उसको समझ आ चुकी है और उसको वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा कर पाता है तो फिर वो अगला स्टेप में जाता है।
ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता है तो मतलब उसकी समझ विकसित नहीं हुई, उसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, उसको फिर से बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या है कि अगर हम उसको वो जो भी बोलेंगे कि हाँ ये करके दिखाओ, तो वो करके बताएगा जो हमने उसको समझाया है। उसके अलावा फिर उसके बाद आता है अगला स्टेप विश्लेषण का, एनालिसिस का आता है। एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी ज्ञान को छोटे छोटे भागों में तोड़कर फिर उसको समझना। जैसे कि हमने मोबाइल के बारे में उसको बता दिया, उसने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, चलाना भी सीख लिया। अब क्या करेगा, अब उसके पास मोबाइल आ गया है तो फिर वो उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको समझना। तो यहाँ पर ये है कि उस मोबाइल्स के वो सारे ऑप्शन है, वो सबको क्लिक करके देखेगा इसमें क्या क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, विश्लेषण करना एक तरह से पूरी जांच करना, या टुकड़ों में समझना, किसी भी बात को टुकड़ों में समझना। तो वो इस तरह से टुकड़ों में बांटकर उस चीज़ को समझेगा। या कोई हमने मैटर पढ़ाया है, उसी को टुकड़ों में बांट के वो उसको अच्छे से विश्लेषण करेगा। या हमने मोबाइल का उदाहरण ले लिया है तो वो हर एक ऑप्शन को जांच करेगा। फिर उसके बाद एनालिसिस करने के बाद वो टुकड़ों में बांटने के बाद वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है ना। इस तरह से वो एनालिसिस करेगा, जाँच करेगा। अगला आता है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है, जो छोटे छोटे भागों में बांटकर हमने समझा है ना, उसे एकत्र करके एक साथ सिंथेसिस करके समझना होता है। मतलब ये जो प्रक्रिया होती है सृजनात्मक बच्चों में पाई जाती है। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हमने समझ लिया, हमने ये जान लिया कि इस मोबाइल में ये है अच्छा है, ये बुरा है। एंडिंग में हम क्या बोलेंगे कि ये मोबाइल मतलब ठीक है, इसको हम खरीद सकते हैं। आखिरी में एक ही मतलब छोटे छोटे भागों में हमने समझ लिया, एंडिंग में हमने क्या एनालाइज उसको सिंथेसिस किया कि हाँ ये ओके है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको एक थोड़े से शब्दों में हमने बता दिया कि हाँ ये ठीक है। इतना सारा विश्लेषण करने के बाद किसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, उसके बाद आखिरी में हम जो मतलब निष्कर्ष होता है ना, जो कंक्लूजन होता है कि हाँ ये ठीक है। मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि हमने शुरू से एंडिंग तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञानात्मक पक्ष में हमने जो भी किस हद तक हमने ज्ञान की प्राप्ति की है, मूल्यांकन में ये देखते हैं कि किस हद तक जो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है वो किस हद तक प्राप्त किया, उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, या कितनी हुई है ना। वैसे तो हो ही जाएगी, मूल्यांकन तक आते आते उद्देश्य की प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, हम ये सब जांच करते जाते हैं। अच्छा, अब ब्लूम के द्वारा जो ये जो सुझाया गया है संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं, ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को पढ़ाते हैं और उसको हम जांच करते जाते हैं कि वो एंडिंग तक पहुंचा है कि नहीं, है ना। अब कुछ शिक्षक के टॉपिक होते हैं, कुछ शिक्षण के टॉपिक होते हैं केवल याद करने वाले, ठीक है, उसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि भारत की राजधानी क्या, दिल्ली, तो दिल्ली ही रहेगी ना। अब दिल्ली क्यों है, कैसे है, ये अगर ये वाला क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसमें बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो फिर वो सोच समझ के बताएंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गई उनमें, है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। इसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले जो भी पढ़ी हुई चीज़ है उसको हम बता देते कि ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी है कि सामग्री के अर्थ को समझाया जाता है। तीसरी चीज़ है कि उसको उपयोग किया जाता है अपने जीवन पे, ठोस स्थितियों में सूचनाओं का उपयोग करना। जैसा कि मैंने इजी वे में आपको बताया है कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया कि हमने उसको मोबाइल के बारे में समझा दिया है और अब हमने उसको बोला मोबाइल यूज़ करके बताओ, तो वो प्रयोग करेगा अपने जीवन में इस बात को, है ना। ये फिर उसका विश्लेषण करेगा कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा कि अच्छा इससे ये भी होता है, इससे ये भी, इसका अर्थ ये भी है, इससे, है ना, ऐसे मीनिंग निकालेगा वो। थोड़ी सी बात उसको बता दी जाएगी तो फिर वो अच्छे से जांच पड़ताल करेगा। फिर इसमें क्या है, सभी भागों को मिलाकर वो एक रूप में दिखाना, मतलब निष्कर्ष कि हमने मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली। अब मतलब क्या है, ये एक कंप्लीट पैकेज है, अच्छा पैकेज है ना। तो इसके बारे में उसने ये बताया। फिर मूल्यांकन में क्या कि जो भी उत्पाद के मूल्य की पहचान करना, जांच करना, मतलब जो भी हमने टॉपिक बताया है, जो भी समझाया है, एंडिंग में वो किस हद तक उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई होप आपको आ गई होगी। ये स्टेप है, इसका ब्लूम के अनुसार जो स्टेप सुझाए गए हैं उसमें ज्ञान के बाद बोध ही आता है, अंडरस्टैंडिंग ही आती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रयोग ही आता है, एप्लीकेशन ही आता है, और एप्लीकेशन के बाद विश्लेषण या एनालिसिस ही आता है, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद एवोल्यूशन ही आता है। अब ऐसा नहीं कि हमने बच्चे को ज्ञान दिया, अब उसको बोला कि चलो प्रयोग करो, फिर प्रयोग करने के लिए बोला, फिर उसका मूल्यांकन कर लिया, नहीं,
स्टेप बाय स्टेप ही हमको आगे बढ़ना है, तभी बच्चे को हमारी जो बताई गई बात है वो समझ में आएगी। अब एक ओवन का मैं भी उदाहरण देती हूँ। मैंने ये चीज़ तो आपको बता दी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो मैंने कुछ सोचा कि इसे उदाहरण के द्वारा समझाया जाए ताकि आपको स्टेप हमेशा के लिए याद हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है ब्लूम के स्टेप्स, ये ना केवल अपने बीएड में है, मेथड में है, टेक्नोलॉजी में, बल्कि सी टेट एस टेट हर टेट में ये ब्लूम के जो है स्टेप्स पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे कि संज्ञानात्मक पक्ष जो है ब्लूम का वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ज्ञान से संबंधित है। और दूसरा ये है कि फिर भावात्मक जो है अफेक्टिव डोमेन वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे मनोवृत्ति से संबंधित है। तीसरा जो है साइकोमोटर वो किससे संबंधित, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है ना। तो ये बीच बीच से वो आता भी है, तो इसको हमको अच्छे से जानना जरूरी है। एक माइक्रोवेव का उदाहरण देती हूँ। एक जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल नहीं मालूम माइक्रोवेव क्या है, तो हम उससे पूछेंगे कि ये क्या है, इसको हम बता देंगे कि ये माइक्रोवेव है, इसमें खाना बनता है, ठीक है, उसको बता दें। अभी जब तक हमने उसको ये इतनी बात बताई है कि ये माइक्रोवेव है या ओवन है, इसमें खाना बनता है, तो इससे पहले उसको कोई नॉलेज नहीं थी। हमने बताया उसको कि ये माइक्रोवेव है या ओवन है, इसमें खाना बनता है, तो उसको ज्ञान हो गया कि खाना बनता है। तो वो किस स्तर पे आ गया कि खाना बनता है, ज्ञान हो गया। अब दूसरा स्तर पे आते बोध में, अंडरस्टैंडिंग में। अब हमने उसको पूरा विस्तार से बताया कि इसमें खाना गर्म भी करते हैं, इस तरह से चलाते हैं, इस तरह से खाना बनाते हैं, इसमें हमने पूरी चीज़ को समझा दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम वहाँ से हट गए। अब वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा, वो उसको पूरा चला कर देखेगा, जैसा कि हमने समझाया है वो पूरा चला कर देखेगा। फिर चला कर देखेगा तो वो खुद से प्रयोग कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने जीवन में वो चीज़ अप्लाई कर रहा है। अप्लाई करने के बाद विश्लेषण में आएंगे तो वो क्या देखेगा कि ओवन में हमने देखा, क्या देखा कि इसमें तो चार्जिंग ज़्यादा लगती है, बिजली ज़्यादा लग रही है ना, पर टाइम का बचत होता है, कुछ पॉजिटिव भी कुछ नेगेटिव भी। विश्लेषण कर रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी जानकारी एकत्रित कर रहा है, ठीक है। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं विश्लेषण में कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जानकारी एकत्रित करना। तो ये उसने खुद से एकत्रित करी कि अरे बिजली तो ज़्यादा लग रही है इसमें लेकिन खाना बहुत तेज़ी से, मतलब जल्दी से बन जाता है, जल्दी से पक जाता है और गर्म भी रहता है, ठीक है। बहुत अच्छी है मशीन ये, मतलब इस तरह से उसने ये चीज़ एनालिसिस की, ठीक है। फिर एंडिंग में वो आकर वो बोलेगा जो भी है कि हाँ ये है तो ये अच्छा, ओके, मतलब इस तरह से। और एंडिंग में फिर वो उसको ले लेगा कि हाँ कि ये पूरी चीज़ों का निचोड़ ये है कि हाँ निष्कर्ष निकला कि उसने ये पाया कि ये चीज़ अच्छी है, इसको ले लो। मतलब यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है। अब ये आप बच्चों पर अप्लाई करेंगे, जो पाठ्य पुस्तक का टॉपिक है उस पर अप्लाई करेंगे। बच्चे को सबसे पहले ज्ञान देना है, हम किसी पुस्तक के बारे में भी बता रहे हैं कि हाँ ये पुस्तक है, फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद उसको समझाने के बाद हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के, वो खुद अप्लाई करेगा, उसको अपने जीवन में हम कुछ ऐसा बताएंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने बताया उसको, है ना, वो अप्लाई करेगा, गेंद ऊपर फेंकेगा कि हाँ सच में वो गेंद नीचे आ रही है कि लेफ्ट साइड जा रही है कि राइट साइड जा रही है, वो कहाँ जा रही है। तो इस तरह से उसने अप्लाई करके देखा, ठीक है। उसने फिर एनालिसिस किया, फिर उसके बाद एनालिसिस में उसने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सूचनाओं को एकत्रित किया। फिर उसके बाद संश्लेषण में उन्हीं सारी सूचनाओं में से किसी एक को उसने निष्कर्ष निकाला। फिर मूल्यांकन में उसने कहाँ तक उद्देश्य की प्राप्ति की है, ये चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पर हमने ब्लूम द्वारा सुझाव दिए गए जो शैक्षिक उद्देश्य है उनके बारे में हमने पढ़ा, और विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए हैं शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में। लेकिन इनमें से ब्लूम जो है काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हुए, उनके द्वारा जो सुझाए गए शैक्षिक उद्देश्य हैं काफ़ी अधिक एक्सेप्ट किए गए, और सभी को इन उद्देश्यों को, तीनों उद्देश्यों को, और इन तीनों उद्देश्यों के जो उप उद्देश्य हैं उनको भी समझना है, पढ़ना है। मैंने आपको संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्टेप्स के बारे में बताया है। आई होप आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे। और अगले जो है भावात्मक अफेक्टिव जिसको बोलते हैं उसका, और तीसरा जो है साइकोमोटर जिसे शारीरिक बोलते हैं, साइकोमोटर मनोशारीरिक जिसको बोलते हैं। ये दो मैंने अभी नहीं बताए हैं, इसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो,
तो आप अभी इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अगले जो बचे ब्लूम के 2 उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, उनको मैं समझाऊंगी।